हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 2 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 2 वीडियो में हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट। और आज का हमारा पहला टॉपिक है विद्युत विभव। विद्युत विभव अंग्रेजी में बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो चलिए समझ लेते हैं पहले कि विद्युत विभव होता क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। मैं यहाँ पर एक बिंदु ले लेता हूं ए, और इस बिंदु ए पर एक Q विलग आवेश रखा हुआ है। ठीक है, यह Q क्या है? आपका विलग आवेश है। इसे विलग कहिए या पृथक भी कह सकते हैं। पृथक, विलग या पृथक आवेश। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये विलग या पृथक आवेश होता क्या है, तो चलिए पहले मैं इसी को परिभाषित कर देता हूं। विलग आवेश क्या होता है? ठीक है, अच्छा, विलग का मतलब समझ रहे हैं? अलग, डिफरेंट, है ना जी, कुछ अलग, पृथक या सेपरेट, समझ रहे हैं ना। यानी अंग्रेजी में इसे कहा जाता है आइसोलेटेड। आइसोलेटेड चार्ज। ठीक है, ये पृथक रहता है, आइसोलेट रहता है। तो हम लोग ऐसे इसे परिभाषित कर सकते हैं कि एक आवेशित कण, एक आवेशित कण को एक विलग आवेश, विलग आवेश, विलग आवेश, विलग आवेश कहा जाता है, कहा जाता है यदि वह किसी अन्य आवेश, अन्य आवेश से अप्रभावित रहता है। अप्रभावित, अप्रभावित रहता है, अप्रभावित रहता है। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? विलग आवेश कहेंगे। तो विलग आवेश क्या होता है? तो विलग आवेश एक आवेशित कण है जो किसी अन्य आवेश से अप्रभावित रहता है। यानी कहने का मतलब यह है कि किसी अन्य आवेश का प्रभाव का वह अनुभव नहीं करता है। ठीक है, तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग? विलग आवेश कहते हैं या पृथक आवेश कहते हैं। यानी कि यह Q एक ऐसा आवेशित कण है जिस पर किसी अन्य आवेश का प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये उससे अप्रभावित रहेगा। ठीक है, तो Q आपका एक विलग आवेश हो गया। हम लोग अब क्या करते हैं कि इस विलग आवेश से बहुत ही अधिक दूर यानी अनंत से, इस विलग आवेश से बहुत ही अधिक दूर यानी अनंत पे मैं यहां पर एक दूसरा आवेश Q ले लेता हूं। इसे मैं स्मॉल q से डिनोट कर देता हूं। ये आपका एक अन्य आवेश है। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं कि इस आवेश Q को जो हमने अनंत दूरी पर लिया है इस बिंदु से, तो इस आवेश Q को मैं क्या कर रहा हूं? इस आवेश यानी इस विलग आवेश के निकट लाने की कोशिश करता हूं। मान लेते हैं कि इस आवेश के नजदीक में एक अन्य बिंदु है, एक अन्य बिंदु है P। इस बिंदु P तक हम लोग क्या करते हैं? इस आवेश को लाते हैं। ये जो अन्य आवेश Q है, इसको हम लोग क्या करते हैं कि इस विलग आवेश के निकट एक बिंदु है P, इस बिंदु तक लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग इस आवेश को इधर लाने की कोशिश करेंगे तो इस विलग आवेश द्वारा इस आवेश पर एक प्रतिकर्षण बल, एक प्रतिकर्षण बल आरोपित होगा। ठीक है, जब प्रतिकर्षण बल आरोपित होगा यानी कि इस आवेश को यह इधर आने नहीं देगा, यह विलग आवेश इसको इधर आने नहीं देगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको इधर लाने के लिए हमें क्या करना होगा? विपरीत दिशा में, ये इधर की तरफ प्रतिकर्षित करेगा इसको इधर, और ये हमें क्या करना होगा? इधर की तरफ एक बल लगाना पड़ेगा समान परिमाण का। जितना यह प्रतिकर्षण बल लगाएगा उतना ही हमें इधर उसके विपरीत दिशा में इस आवेश Q को बिंदु P के तरफ लाने में समान परिमाण का विपरीत दिशा में बल लगाना पड़ेगा। ये बल इधर लगाएगा, प्रतिकर्षण बल इधर लगेगा, और यह बल हमें इधर लगाना पड़ेगा। तभी अब बल लगाने के लिए मुझे कार्य करना पड़ेगा।
कार्य करना पड़ेगा ना जी। तो इस बिंदु P पर लाने में इस आवेश Q को एक कार्य करना पड़ रहा है, और वह हम कार्य मान लेते हैं कि आपका कार्य क्या है, W है। कार्य क्या है, W है। तो हम यहां कह सकते हैं कि इस बिंदु P तक किसी आवेश Q को लाने में किया गया हमारा कार्य क्या है, W है। और यह जो कार्य हो रहा है, वह प्रति एकांक आवेश के हिसाब से अनंत से इस आवेश को यहां तक लाने में जो हो रहा है कार्य, उसी का परिमाण हमारा क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, तो हम लोग यहां पे कह सकते हैं परिभाषा में, विद्युत विभव की परिभाषा में, कि किसी बिंदु पर विद्युत विभव कार्य का वह परिमाण है जो प्रति इकाई आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको एक्सप्लेन करके यहां लिख देते हैं विद्युत विभव को। हमने पहले यहां क्या माना था, तो मैंने यहां शुरू में माना था, मैं लिख देता हूं। हमने चित्र में हमने क्या माना था कि माना बिंदु A पर रखा हुआ Q एक विलग आवेश है। इस आवेश Q से बहुत अधिक दूरी पर Q समान प्रकार का, मतलब ये जिस प्रकार का आवेश है ये भी उसी प्रकार का आवेश है, समान प्रकार का एक अन्य आवेश है ना। अब उसके बाद क्या किए थे कि हम लोग इस विलग आवेश के निकट एक बिंदु P है, इसके पास इस Q आवेश को लेके आते हैं। तो हम लोग इसके बाद क्या किए हैं कि विलग आवेश Q के निकट एक बिंदु P तक आवेश Q को लाते हैं। ठीक है, इस Q को इधर की तरफ लाते हैं। अब इसके बाद क्या लिखेंगे कि माना आवेश Q को अनंत से लेके आ रहा है ना जी, अनंत से किसी बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य क्या माने थे हम लोग, W। कार्य क्या है, W है। तो अगर मैं यहां पर विद्युत विभव की बात करूं, विद्युत विभव की, तो विद्युत विभव को हम लोग V से डिनोट करते हैं, कैपिटल V से। ठीक है, विद्युत विभव को हम लोग V से डिनोट करते हैं।
तो मैंने आपको विद्युत विभव के परिभाषा में बताया था कि किसी बिंदु पर विद्युत विभव जो होता है कार्य का वह परिमाण होता है। तो कार्य क्या है हमारा W, कार्य का वह परिमाण होता है जो प्रति इकाई आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया जाता है। तो प्रति इकाई आवेश को, है ना, कार्य का वह परिणाम है जो प्रति इकाई आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया जाता है। तो इस बिंदु तक कौन आवेश आ रहा है, Q आ रहा है, और यहाँ पे कार्य W हो रहा है, यानी कि V बराबर में हो जाएगा W बटा में Q। तो ये हमें एक सूत्र मिल गया विद्युत विभव ज्ञात करने के लिए, V बराबर में W बटा Q, यानी कि विद्युत विभव किसके बराबर होता है, तो यह होता है आपके कार्य बटा आवेश के, कार्य बटा आवेश के। अच्छा, यहां से एक और हम लोग सूत्र ज्ञात कर सकते हैं कि कार्य जो होगा आपके V इंटू Q के बराबर होगा, यानी कि कार्य किसके बराबर होगा, विद्युत विभव में हम लोग अगर आवेश से गुना कर दें तो हमारा कार्य निकल जाएगा। अच्छा सोचिए, अगर कोई व्यक्ति कार्य करता है तो जितना कार्य होगा उतनी उसकी ऊर्जा की भी हानि होगी। हमने पढ़ा हुआ है ना 9th क्लास में कि कार्य जो होता है परिमाण में ऊर्जा के बराबर, कार्य ऊर्जा के बराबर होता है, यानी कि जितना कार्य होता है उतनी ऊर्जा नष्ट होती है, ये हम लोग जानते हैं, कार्य ऊर्जा के बराबर होता है। तो हम लोग यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, U किसके लिए है, ऊर्जा के लिए है, U बराबर में क्या हो जाएगा V इंटू Q, U बराबर V इंटू Q, क्योंकि किया गया कार्य किसके बराबर होता है, ऊर्जा के बराबर होता है परिमाण में, हम लोग जानते हैं। तो यह जो ऊर्जा है, यहाँ पे ये ऊर्जा कौन सी ऊर्जा होगी, तो इस ऊर्जा को कहा जाता है विद्युत स्थितिज ऊर्जा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं इसे, ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे, समझ गए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं विद्युत विभव के एसाई मात्रक की। तो हम लोग विद्युत विभव का एसाई मात्रक देखें तो एसाई मात्रक के लिए हमें पता है क्या करना होगा। तो यहां देख रहे हैं कि विद्युत विभव किसके बराबर होता है, तो कार्य और बटा में आपके आवेश की। तो हम लोग बात करें कार्य के एसाई मात्रक, लिख सकते हैं ऐसे ना, और बटा में आवेश का एसाई मात्रक, आवेश का एसाई मात्रक, ठीक है। तो कार्य का एसआई मात्रक हम लोग जानते हैं जूल होता है, 9th में पढ़े हैं, और आवेश का भी एसआई मात्रक, आवेश के एसआई मात्रक भी हम लोग क्लास 9th में पढ़े हैं, कूलम होता है। यानी यहाँ कह सकते हैं कि विद्युत विभव का एसआई मात्रक जूल प्रति कूलम होता है, जूल प्रति कूलम होता है, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं बात करूं जूल के विद्युत विभव के एक अन्य एसआई मात्रक की, तो एक इसका दूसरा भी एसआई मात्रक होता है, विद्युत विभव का एसआई मात्रक। एक तो आपका जूल प्रति कूलम, या एक और होता है जिसे हम लोग वोल्ट कहते हैं, ठीक है, और हम लोग इसे V से ही डिनोट करते हैं, इस वोल्ट को V से ही डिनोट करते हैं। अब ये वोल्ट क्या है, तो एक्चुअल में ये वोल्ट जो है ना, एक इटली के वैज्ञानिक अलेसांद्रो वोल्टा के नाम पर रखा गया है। अलेसांद्रो वोल्टा के नाम पर ही एक एसआई मात्रक रखा गया है, वोल्ट। हम लोग पढ़े हैं ना जी, वैज्ञानिकों के नाम पर भी हम लोग बहुत सारे जो राशियां हैं उनके मात्रक को रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका एसआई मात्रक वोल्ट होता है या जूल प्रति कूलम होता है, ठीक है। तो हमें पता चल गया विद्युत विभव के एसआई मात्रक। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो आवेशित वस्तुएं होती हैं उनका विद्युत विभव क्या होता है, उनके बारे में बात कर लेते हैं। उनके विद्युत विभव किस रूप में हो उनके बारे में बात कर लेते हैं। हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास एक अनावेशित वस्तु है, इसका कोई आवेश नहीं है, ठीक है, कोई आवेश नहीं है, इस बिंदु ए पर है, ठीक है। और हम क्या करते हैं कि एक धन आवेशित चार्ज को, धन आवेशित चार्ज Q को हम लोग क्या करते हैं, इस अनावेशित वस्तु के तरफ लाते हैं, ठीक है। तो अनावेशित वस्तु के तरफ लाएंगे तो यहां पर क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं जब ये वस्तु अनावेशित है और ये आपकी धन आवेशित है,
तो इसके कारण यहाँ पे कोई भी प्रतिकर्षण बल काम नहीं करेगा, कोई भी प्रतिकर्षण बल काम नहीं करेगा। तो कोई भी प्रतिकर्षण बल काम नहीं करेगा, तो यहाँ पे कार्य हमें कोई भी नहीं करना पड़ेगा, हमें कोई भी यहाँ पे कार्य नहीं करना पड़ेगा। यानी कि अनावेशित वस्तु होगी तो उसका विद्युत विभव क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि जब इस पे कोई आवेश ही नहीं है और यह धन आवेशित है, तो यहां पर इसको लाने में, इस अनावेशित वस्तु के तरफ इस चार्ज को लाने में हमें कोई भी कार्य करना ही नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इसका कोई प्रतिकर्षण बल ही नहीं होगा, इसका कोई प्रतिकर्षण बल ही नहीं होगा जिसके कारण हमें इस पे बल लगाना पड़े। और जब बल नहीं लगाना पड़े, किसी वस्तु पर बल नहीं लगाएंगे, तो वहां कार्य नहीं होगा। ठीक है, हम लोग पढ़े ना कार्य की परिभाषा कि अगर किसी वस्तु पे बल लगता है और बल लगने से वह विस्थापित होती है, तो हम लोग कहते हैं कि वहां पे कार्य हुआ है। तो जब इस वस्तु पे हमें कोई भी बल आरोपित, यानी कि इस चार्ज पर हमें कोई भी बल नहीं लगाना पड़ेगा, तो कार्य क्या होगा, शून्य ना हो जाएगा, कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, कोई कार्य हमें करना ही नहीं पड़ेगा। तो यहां कह सकते हैं, ऐसे नोट में आप लिख सकते हैं स्टार मार्क में, कि जो अनावेशित वस्तु होती है, अनावेशित वस्तु का विद्युत विभव या विभव शून्य होता है, शून्य होता है। ठीक है, और सोचिए अगर मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक धन आवेशित वस्तु ले लेते हैं, यहाँ बी ले लेते हैं बिंदु, इस बिंदु बी पर एक धन आवेशित वस्तु है, और हम लोग एक धन आवेशित कण को ही इसके तरफ ला रहे हैं, धन आवेशित चार्ज को, आवेश को इधर ला रहे हैं, धन आवेशित आवेश को इधर ला रहे हैं। तो धन आवेशित वस्तु के तरफ अब हम लोग एक धन आवेशित क्या कर रहे हैं, धन आवेश को इधर के तरफ ला रहे हैं। तो जब धन आवेश को इसके दिशा में लाएंगे, इधर की ओर लाएंगे, वस्तु की ओर लाएंगे, तो हमें यहाँ पे प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि एक ही प्रकार के हैं दोनों, ये भी धन आवेशित है, ये भी धन आवेशित है। तो यहाँ पे प्रतिकर्षण बल आरोपित होगा, जिसके कारण इसके विरुद्ध हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो कार्य करना पड़ेगा, तो वहां पे विद्युत विभव भी क्या होगा, आपका धन आवेशित ही होगा। कार्य भी जो होगा प्रति इकाई समय में वो क्या होगा, धन आवेशित ही ना होगा। और अगर ऋण आवेशित वस्तु हो, और अगर हम लोग यहाँ पे ऋण आवेशित आवेश ले लें और इसके तरफ लाएं, तो वहां पे आपका जो विद्युत विभव होगा वो ऋणात्मक हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं, यहाँ नोट में ऐसे कह सकते हैं कि एक धनावेशित वस्तु का विभव धनात्मक होता है। अच्छा, फिर ये भी कह सकते हैं कि एक ऋणावेशित वस्तु का विभव ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो इन सब चीजों को आप याद रखेंगे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं विभवांतर की। विभवांतर अंग्रेजी में कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअल में यह होता क्या है विभवांतर? एक्चुअल में यह दो बिंदुओं के बीच के विद्युत विभव का अंतर होता है। यह दो बिंदुओं के बीच के विद्युत विभव का अंतर होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। अब थोड़ा इसको समझ लीजिए। मैं यहां पर एक बिंदु ले लेता हूं, एक बिंदु O मान लेता हूं। इस बिंदु O पर एक विलग आवेश Q है। ठीक है, ये आपका एक Q विलग आवेश है। हम लोग क्या करते हैं कि एक आवेश ले लेते हैं, एक आवेश Q ले लेते हैं, है ना, एक आवेश Q ले लेते हैं। एक आवेश Q है, ये अन्य आवेश है लेकिन इसी के जैसा है। अब हम क्या करते हैं कि इस आवेश Q को यहां पर एक बिंदु B है, इस B से इसको इधर के तरफ लेके जा रहे हैं। मान लीजिए कि इस बिंदु B से बिंदु A तक ला रहे हैं,
ये जो आवेश Q है इसको हम लोग बिंदु B से बिंदु A पर लेके आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है यहाँ हमें कार्य करना पड़ेगा। अब मान लेते हैं कि इसको इधर लाने में हमारा किया गया कार्य क्या है, WAB। हम लोग इसको WAB से कहते हैं, W फॉर वर्क, और यहाँ B बिंदु से A बिंदु पर लाया जा रहा है, तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, WAB कह रहे हैं। तो मैंने आपको बताया अभी विभवांतर के बारे में कि दो बिंदु हैं, यहाँ पे देखिए एक बिंदु B है और एक बिंदु A है। तो दो बिंदुओं के बीच के जो विद्युत विभव का अंतर होता है वही क्या होता है, आपका विभवांतर होता है। तो मैं यहाँ पे मान लेता हूं कि इस बिंदु B पर यहाँ आपका विद्युत विभव जो है, विद्युत विभव जो है आपका मान लेते हैं कि वो VB है, ठीक है। और बिंदु A पर जो आपका विद्युत विभव है वह VA है। अब विद्युत विभव के बारे में समझ रहे हैं कि यह बिंदु B है, इस पर कोई आवेश Q को अनंत से लाया जा रहा है, अनंत से लाया जा रहा है, जो इस आवेश के निकट है, इस विलग आवेश के निकट ये बिंदु B है जिस पर एक आवेश Q को अनंत से लाया जा रहा है। तो अनंत से लाने में यहाँ पे जो किया गया कार्य है प्रति इकाई आवेश में, वह क्या है, आपका विद्युत विभव है। और ये विद्युत विभव क्या है, VB है, और यहाँ पे ये विद्युत विभव बिंदु A पे क्या है, VA है। यहाँ पर भी अनंत से कोई आवेश Q को लाया जा रहा है, तो वहां भी कार्य करना पड़ा होगा, और वही कार्य जो प्रति इकाई आवेश में हुआ है वही क्या है, आपका यहाँ पे VA है। तो हम लोग विद्युत विभव तो पहले से ही जानते हैं, तो हम लोग यहाँ पे ले लिए कि बिंदु B का विद्युत विभव VB है और बिंदु A का विद्युत विभव VA है। तो मैंने आपको बताया कि विभवांतर क्या होता है। तो विभवांतर हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि दो बिंदुओं के बीच के विद्युत विभव का अंतर, या हम ऐसे भी इसे परिभाषित कर सकते हैं कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर की माप उस कार्य से होती है जो प्रति इकाई, या प्रति एकांक भी लिख सकते हैं, प्रति एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है, ठीक है। हम लोग देख रहे हैं कि दो बिंदुओं के बीच, यहां देख रहे हैं दो बिंदु A और B हैं, इनके बीच का विभवांतर की माप उस कार्य को कहते हैं जो प्रति इकाई या प्रति एकांक आवेश, यहां आवेश आपका क्या है, Q को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं इसकी परिभाषा कि दो बिंदुओं के बीच के विद्युत विभव का अंतर विभवांतर कहलाता है। तो यहां से हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसमें जो जो हमने किया है वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। हम लोग लिख देते हैं कि माना बिंदु O पर Q एक विलग आवेश है। यदि आवेश Q को कहां से लाए हैं, बिंदु B से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य क्या है, WAB है।
तो देखिए हमारा जो विद्युत विभव का अंतर यानी कि विभवांतर जो होगा, विभवांतर जो होगा वह क्या हो जाएगा? तो विभवांतर को हम लोग भी से ही डिनोट करते हैं और बेस में मैं यहां पे ए बी दे देता हूं, यानी कि बिंदु ए और बी के बीच का ये बिंदु ए और बी के बीच का ये विभवांतर है। ठीक है, विद्युत विभव का अंतर है बिंदु ए और बिंदु बी के बीच का। तो यहां भी ए बी बराबर मैं लिख सकता हूं। तो हम देख रहे हैं कि कार्य जो है डब्ल्यू ए बी है और बटा में हम लोग क्या देंगे? आवेश जो हो रहा है, तो आवेश हमारा क्यू है, ये हो जाएगा। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हमने दूसरी परिभाषा में देखा है कि दो बिंदुओं के बीच के विद्युत विभव का अंतर यानी कि भी ए माइनस में भी बी, ये भी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो यहां पे हमें पता चल गया कि विभवांतर जो होता है वह दो बिंदुओं के बीच के विद्युत विभव का अंतर होता है, या ऐसे कहें कि आवेश Q को या किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य हुआ है प्रति इकाई आवेश के रिस्पेक्ट में, वही क्या है? आपका विभवांतर है। समझ गए? चलिए, तो ये भी सेम ही है जो आपका विभवांतर था, विद्युत विभव था। तो विद्युत विभव में हम लोग देख रहे थे कि अनंत से किसी बिंदु तक लाया जाता है और यहां पे क्या है? दो बिंदुओं के बीच का विद्युत विभव का अंतर। तो यहां पे अगर मैं विभवांतर के एसआई मात्रक की बात करूं तो वो भी सेम ही हो जाएगा, विभवांतर का एसआई मात्रक। तो एक्चुअल में ये विद्युत विभव का ही अंतर होता है, तो उसका भी वोल्ट मात्रक होता है, इसका भी वोल्ट हो जाएगा, या जूल प्रति कूलम, जूल प्रति कूलम या वोल्ट होता है। समझ गए? क्योंकि ये दो बिंदुओं के बीच के विद्युत विभव का अंतर है और विद्युत विभव का एसआई मात्रक यही होता है, इसलिए विभवांतर का भी एसआई मात्रक यही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि आवेशों का प्रवाह किस तरह होता है। मैं यहां पर एक बिंदु ले लेता हूं, ओ ले लेता हूं, मैं दो फिगर साथ में लेके चलूंगा। मैं यहां पे भी एक बिंदु ओ ले लेता हूं, ठीक है, और यहां बिंदु ओ पर एक धन आवेशित हम लोग ले लेते हैं, धन आवेश ले लेते हैं प्लस का क्यू, यहां पे भी मैं ले लेता हूं प्लस का क्यू। ठीक है, अब देखिए, अब मैं यहां दो बिंदु ले लेता हूं, इस पर भी और इस पर भी। ठीक है, दो बिंदु ले लेता हूं, एक बिंदु हम लोग ले लेते हैं यहां पर ए और यहां ले लेते हैं बी, यहां पर एक बिंदु ले लेते हैं ए और यहां पर ले लेते हैं बिंदु बी। ठीक है, समझ गए? अब देखिए मैं क्या करता हूं, यहां पर हम लोग यह ले लेते हैं कि बिंदु ए पर कोई धन आवेश प्लस क्यू ले लेते हैं, कोई धन आवेश प्लस क्यू, उसको अनंत से इस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य WA है, और ये मान लेते हैं WA है, और ये मान लेते हैं कि ये कार्य जो हो रहा है अधिक है किसकी अपेक्षा? जब बिंदु B तक कोई आवेश Q को लाया जाता है। ठीक है, यहां पे WA अधिक है WB से, यानी कहने का मतलब यह है कि बिंदु A तक किसी आवेश Q को लाने में किया गया कार्य अधिक हो रहा है बिंदु B तक लाने में आवेश Q को किए गए कार्य के हिसाब से। यानी कि यहाँ WA यानी बिंदु A पर जो कार्य हो रहा है आवेश Q को लाने में, वह अधिक है बिंदु B तक आवेश Q को लाने में किए गए कार्य के। ठीक है, अब जब ये WA यानी कि यहां का कार्य अधिक है, तो अगर मैं विद्युत विभव के परिभाषा की बात करूं, उसके अनुसार यहां इस बिंदु A का विभव भी अधिक होगा। तो मान लेते हैं कि इस बिंदु A का विभव भी A है, यह क्या है? अधिक होगा इसके विभव भी B से। जाहिर सी बात है, क्योंकि यहां पे हम देख रहे हैं कि यहां हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि विभव बराबर में होता है
कार्य बटा में आवेश। तो जब कार्य अधिक होगा तो जाहिर सी बात है विभव भी अधिक हो जाएगा ना, अधिक विभव भी अधिक होगा, और कार्य कम होगा तो विभव कम होगा। तो ये जो बिंदु ए पर जो विभव VA हो रहा है, यह क्या है? उच्च विभव है, उच्च विभव है। और बिंदु बी पर जो आप विभव देख रहे हैं VB, यह क्या होगा? निम्न विभव होगा, निम्न विभव होगा। क्यों निम्न विभव होगा? क्योंकि यहां पे जो किया गया कार्य WB है वह क्या है? कम है WA की अपेक्षा, तो ये निम्न विभव हो जाएगा, ये उच्च विभव हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि एक धन आवेश को लेते हैं और इस धन आवेश को स्वतंत्रता पूर्वक, एकदम स्वतंत्र रूप से क्या करते हैं, इस बिंदु A पर रख देते हैं। इस बिंदु A पर एक चार्ज किसको रखते हैं? धन चार्ज को रखते हैं, पॉजिटिव चार्ज को रखते हैं। अब ये पॉजिटिव चार्ज यानी कि धन चार्ज Q जो रखे हैं, क्या देखने को मिलेगा? तो जब इस पे आप स्वतंत्र छोड़ेंगे ना, तो हमें देखने को मिलेगा कि ये इधर की ओर गति कर रहा है, यानी कि ये बिंदु B के तरफ जा रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? तो हमने पढ़ा था कि यह जो आपका आवेश Q है, यह क्या करेगा? इसको प्रतिकर्षित करेगा, और जब इसको आप स्वतंत्र छोड़ रहे हैं, इस पे कोई भी हम बल नहीं लगा रहे हैं, ठीक है, इस चार्ज Q पे कोई भी बल नहीं लगा रहे, इस पे स्वतंत्र छोड़ रहे हैं, तो जब ये प्रतिकर्षित करेगा तो यह इधर की ओर ही ना गतिशील होगा, ठीक है। यानी कि हम लोग यहाँ कह सकते हैं, नोट में आप लिख भी सकते हैं कि धन आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गतिशील होगा या गतिशील होता है। चलिए अब इस फिगर में देखिए, यहां पे भी हम लोग बिंदु A का मान लेते हैं कि विभव जो है VA है और बिंदु B का विभव जो है VB है, ठीक है, VB है। अब देखिए यहां पर हम लोग इस बिंदु A पे हम मान लेते हैं यही चीज कि बिंदु A पर कोई आवेश Q प्लस को लाने में किया गया कार्य बिंदु B पर Q आवेश को लाने में किए गए कार्य से अधिक है, यानी कि WA अधिक है WB से। तो यहां भी इसका विभवांतर जो होगा, विभव होगा, यह अधिक होगा इसके अपेक्षा, यानी कि यह जो है A बिंदु पर यह आपका क्या है? उच्च विभव है, उच्च विभव है, और यह क्या है? निम्न विभव है। अब हम क्या करते हैं कि एक आवेश Q लेते हैं, ठीक है, अब की बार ऋण आवेश ले लेते हैं, पहले धन आवेश को लिए थे, अब की बार हम लोग क्या करते हैं? ऋण आवेश को ले लेते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि इस ऋण आवेश को यहां पे स्वतंत्रता पूर्वक रख देते हैं, इस बिंदु B पे रखते हैं, ऋण आवेश को रखते हैं। तो हमें देखने को मिलेगा कि यह ऋण आवेश, ये जो ऋण आवेश रख रहे हैं, यह क्या करेगा? यह हम बिंदु B पे रख रहे हैं, तो ये क्या होगा कि बिंदु B से बिंदु A की तरफ गतिशील हो जाएगा। यानी कि हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो ऋण आवेश होता है वह निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गतिशील होता है। तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं कि जो आपका ऋण आवेश है, ऋण आवेश निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गतिशील होता है, है ना। उच्च विभव की ओर गतिशील होता है निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गतिशील होता है। समझ गए? तो अब हम लोग इस वीडियो को यहीं पे इन कर देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे हम लोग बात करेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर,
रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। तो जल्दी से गूगल पे जाइए और जाकर सर्च करिए www.ravikantsir.in।